दोस्तों इसे कहते हैं असली जियोपॉलिटिक्स, जहां पर भारत ने सही समय पर सही डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है, आपको याद हो रिसेंटली सऊदी और पाक के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, यानी कि आने वाले समय में पाक के ऊपर किसी भी तरीके की सैन्य कार्यवाही सऊदी अरब पर मानी जाएगी। और भारत सऊदी अरब से भर कर के तेल गैस खरीदता है और कहीं ना कहीं ये पैसा आगे चल के पाक तक भी पहुंच सकता है। तो भारत ने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्स करना शुरू कर दिया और अब हम दूसरे देशों से तेल गैस खरीदेंगे, जिसमें एक बड़े देश का नाम भी सामने निकल के आया है। दूसरी खबर एयरबस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एयरबस भारत के अंदर नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को स्टैब्लिश करने वाली है। लगभग $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहां पर की जाएगी। तीसरी खबर भारत और ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ताइवान की स्टील कंपनियों को भी अब BIS सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ताकि MSMEs को जो कच्चा माल है वो आसानी से हाई क्वालिटी में मिल पाए। लास्ट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने रिसेंटली अपना 6th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर B-21 राइडर की सफल उड़ान भरी और ये दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में गिना जा रहा है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले इंडिया और मिडिल ईस्ट से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपको पता होगा कि भारत के कट्टर दुश्मन पाक और सऊदी अरब के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम पाक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं तो वो सीधे सऊदी अरब पर मानी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई मुस्लिम देश पाक के साथ जुड़कर के ऐसा संगठन तैयार कर रहे हैं जैसा कि नाटो में होता है। वहीं पाक के रक्षा मंत्री ने यह तक साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हम अपने परमाणु हथियार तक सऊदी को सप्लाई कर सकते हैं, और ये दिक्कत सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए भी बढ़ जाएगी। और आप जानते होंगे कि पाक के साथ जुड़े हुए तमाम देश कहीं ना कहीं पाक की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं, यानी कि भारत मिडिल ईस्ट से जो चीजें इंपोर्ट कराता है वो पैसा मिडिल ईस्ट पहुंचता है, और मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला पैसा कल को पाक पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें, आज भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में करीब $43 अरब का व्यापार होता है। इसमें मेनली एनर्जी सेक्टर का व्यापार है, जिसमें तेल और गैस शामिल है। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो हम सऊदी अरब को लगभग $12 अरब का एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट लगभग $32 अरब का कराते हैं, यानी कि $32 अरब हर साल हम सऊदी अरब को दे रहे हैं, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट चावल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, वहीं इंपोर्ट क्रूड ऑयल, LPG, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, केमिकल और प्लास्टिक। तो अब इसी देश से निर्भरता कम करने की तैयारी में है भारत, जहां पर अब एक नए देश का नाम सामने निकल के आया और नाम है मोजाम्बिक, जहां पर अब भारत मोजाम्बिक के साथ मिलकर के LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की तैयारी में, और 2025 के अंत तक एक बार फिर से ये सप्लाई चेन रीस्टार्ट हो जाएगी, जिसमें भारत के मेजर प्लेयर जैसे कि ऑयल इंडिया, ONGC विदेश और अन्य PSUs शामिल किए जाएंगे, और इंपोर्ट हमारा इस देश से बढ़ेगा। इस देश से इंपोर्ट होने का मतलब है कि सऊदी जैसे देशों पर निर्भरता कम और वहां पर जाने वाला पैसा कम, यानी कि पाक की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होने वाली मदद को रोकने की तैयारी है, और असल में इसे ही जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। चलिए कुछ नंबर और डेटा के साथ आपको डिटेल्स बताते हैं। तो यह परियोजना लगभग $20 अरब की लागत की होने वाली है, जिसमें टोटल एनर्जी जिसके पास स्टेक होगा 26.5%, मित्सुबिशी जिसके पास 20% स्टेक होगा, मोजाम्बिक सरकार के पास जो कि ENH नाम से ऑपरेट होती है 15%, और भारतीय कंपनियां जिसमें ऑयल इंडिया, ONGC विदेश लिमिटेड, भारत पेट्रो रिसोर्सेज की कुल हिस्सेदारी 30% रहेगी। प्रोजेक्ट का एनुअल प्रोडक्शन 13.12 मिलियन टन है, जो कि 2 LNG ट्रेनों के रूप में तैयार किया जाएगा। भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को डाइवर्स करने के लिए और लॉन्ग टर्म गैस पूर्ति के लिए, जहां पर इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के एक्सिम बैंक से $4.7 बिलियन की फाइनेंशियल सहायता भी मिली, और मोजाम्बिक को अपने पहले LNG निर्यात से सालाना $1.5 अरब का प्रॉफिट रिसीव होने की पूरी संभावना है, और इससे अर्थव्यवस्था में लगभग 16,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। फिलहाल प्रोजेक्ट मोजाम्बिक का है तो सारे प्रॉफिट मोजाम्बिक को मिलेंगे, लेकिन भारत की सप्लाई चेन डाइवर्स होने से हम किसी भी ऐसे देश को पैसा नहीं भेजेंगे जो कि पाक जैसे देशों का समर्थन करेगा। अगर हम आज भारत और मोजाम्बिक के बीच होने वाले ट्रेड की बात करें तो पहले से तो कई गुना ज्यादा बढ़ा है। जहां साल 2004 में हम सिर्फ $111 मिलियन का ट्रेड करते थे, आज वो लगभग $4 अरब तक पहुंच चुका है। जहां पर हम मोजाम्बिक को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और मोजाम्बिक भारत को भेजता है कोल, रॉ, कैशू, नट्स, नेचुरल गैस, पल्सेस एंड टाइटेनियम ओर। तो भारत की इस कूटनीति पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एयरबस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एयरबस अब गुजरात के अंदर एक नया
पावर यूनिवर्सिटी के रूप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करना चाहती है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की अनाउंसमेंट कर चुकी है और इससे भारत साथ ही भारतीय सप्लायर्स को हर वर्ष लगभग $1 अरब यानी 8,300 करोड़ रुपए से भी अधिक के एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स भी खरीद रहा है। अगर इस डील को डिकोड करें तो एयरबस हर साल 100 से भी अधिक भारतीय सप्लायर से लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा के कंपोनेंट सोर्स करता है। नया R&D गुजरात के अंदर शक्ति विश्वविद्यालय की तरह बनेगा, जिसमें इनोवेशन, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर फोकस होगा। एयरबस का भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल हब बेंगलोर के अंदर है, जहां 3,600 से अधिक कर्मचारी, जिसमें 1,500 IT प्रोफेशनल्स शामिल हैं और अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने हाल ही में H125 हेलीकॉप्टर्स फ्यूजन प्रोडक्शन के लिए महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इस कंपनी की इनोवेशन इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, नए नए स्टार्टअप्स ओपन करेंगे। तो एयरबस को जो सप्लाई चेन मिल रही है, यानी कि जो कंपोनेंट्स भारत से वो सोर्स करते हैं, उन्हें और अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी। यानी कि पहले वो ट्रेनिंग देंगे अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उसके बाद सप्लाई चेन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। दैट वाज गुड स्टेप, इससे हम अपने इनोवेशन स्किल्स को और ज्यादा बड़े स्केल पर शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब ताइवान के स्टील प्लांटों के लिए भारत BIS, जिसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, उनके लाइसेंस प्रोसेस को शुरू करने की तैयारी में है, ताकि भारत का MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आयातकों को जो कच्चा माल मिलता है उसमें देरी ना हो। बिकॉज भारत में बहुत सारे ऐसे स्टील सप्लायर्स हैं, माने जाते हैं टाइमली स्टील डिलीवर करने के लिए, लेकिन कई बार इसमें डिले होता है। कई विदेशी कंपनियां भी भारत के अंदर स्टील सेक्टर में ऑपरेट हो रही हैं, कई दूसरे देशों में ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन वो अपना रॉ मटेरियल भारत को तब तक नहीं भेज सकती जब तक भारत सरकार का एक ठप्पा ना हो। ठप्पा BIS का है, अगर वो लग जाता है, उसके लाइसेंस मिल जाते हैं, तो जो रॉ मटेरियल की जरूरत हमारे छोटे उद्योगों को है वो आसानी से मिल पाएगी। अगर इस डील को डिकोड किया जाए तो जून 2025 में QCO लागू होने के बाद ताइवान के सैकड़ों स्टील प्लांट BIS सर्टिफिकेट नहीं पा रहे थे, जिससे आयात धीमा हो गया था। वहीं 13 जून को जारी की गई नोटिफिकेशन के बाद सभी प्रकार के स्टील कच्चे माल के आयात के लिए BIS प्रमाण करना अनिवार्य कर दिया गया। डेटा के अनुसार मई 2025 में कोरिया 34%, चीन 30% भारत के स्टील आयात के सबसे बड़े स्रोत थे। ताइवान 5वां या 6ठा सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन जून 2025 में आयात के लिए 0.97 मिलियन टन फिनिश्ड स्टील सप्लाई करने के लिए 25,000 आवेदन दर्ज हुए। यानी कि भारत में काफी बड़ी डिमांड है और इस डिमांड को मैनेज करने के लिए हम ताइवान की तरफ हाथ बढ़ा चुके हैं। लास्ट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी वायुसेना ने 11 सितंबर 2025 को अपना दूसरा B-21 रेडर स्टील्थ बम्बर उड़ाया, जो कि 6th जनरेशन का सबसे आधुनिक हथियार बताया जा रहा है। अगर हम इसकी डिटेल्स आपको बताऊं तो B-21 रेडार एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बम्बर प्रोग्राम का हिस्सा है, जो कि कन्वेंशनल और परमाणु हथियार दोनों को आसानी से ले जा सकता है। इसका विंग स्पैन लगभग 54 फीट का है, खाली वजन 70,000 पाउंड और मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 1,80,000 पाउंड है। यह B-2 स्पिरिट से छोटा और हल्का, इसी के साथ सस्ता भी है। पेलोड लगभग 20,000 पाउंड, जो कि करीब 9,100 किलोग्राम के आसपास है। फिलहाल अमेरिका ऐसे 6 विमानों पर परीक्षण कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना में कम से कम 100 B-21 तैनात करने की योजना तैयार की जा रही है और इसके बाद अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हथियार नहीं, बल्कि इसके पास स्टील टेक्नोलॉजी है, जिसमें एडवांस मटेरियल, रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग की गई है, एज अलाइन ज्योमेट्री, स्पेशल सेंसर्स, ऑटोमेटिक डिफेंसिव एवेनिक्स और बहुत सारे डिजिटल सिस्टम छुपा करके लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।